हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ लिया था कि 1945 में कैसे हमारे देश को आज़ादी मिली थी, यूनाइटेड नेशन बैठी थी, जिन्होंने ब्रिटिशर्स को बोला था। ये सब चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में पढ़ ली थी। तो अब नेक्स्ट हम फॉरवर्ड कर रहे हैं कैबिनेट मिशन प्लान, जो कि 1946 में आया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, ठीक है, जिसको 3 मेंबर्स लेके आए थे, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस, ठीक है। इस मिशन को लेकर आए थे ये 3 लोग, ठीक है, क्योंकि इन्होंने हमारी हेल्प करी थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को सेटअप करने में, ठीक है, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ों का आइडिया नहीं था कि किस तरह से हमें सेटअप करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है। तो वो लेकर जब ये मिशन प्लान आया तो उनका कहने का मतलब था, उस प्लान में ये था कि इस मिशन में टोटल 389 मेंबर्स रहेंगे, ठीक है। 389 मेंबर्स की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनेगी, जिसमें कि 296 रहेंगे ब्रिटिश इंडिया, लाइक जिनके जो स्टेट्स होते हैं, लाइक अभी करंट की सिचुएशन में हम कहते हैं जो हमारे स्टेट्स हैं, ठीक है, प्रोविंसेस हैं, जो ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था उस वक्त। और प्रिंसली स्टेट थे जो कि 93 सीट्स थी उनकी। प्रिंसली स्टेट वो जहाँ पर राजा महाराजाओं का था, मतलब राजा महाराजा करते तो ब्रिटिश की कहने पर थे, बट वो वहाँ पर राज जो करते थे वो राजा महाराजा करते थे, और उनकी सीट थी 93, जो कि नॉन इलेक्शन थी। मतलब उनको ऐसा था कि वो 93 जो राजा महाराजा है अपना कोई भी कैंडिडेट भेज सकते हैं एज अ सीट के लिए, अपना डिसीज़न रखने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, बट राजा को अलाउड नहीं था, क्योंकि और 296 मेंबर्स थे, उसमें इलेक्शन नीडेड थे, ठीक है। तो जब उसमें इलेक्शन हुए 296 इलेक्शन ब्रिटिश इंडिया में, उसमें 292 तो वेरियस प्रोविंसेस से इलेक्टेड थे, और 4 थे चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, ये क्या है? चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस जैसे कि आज के टाइम में हम कह सकते हैं यूनियन टेरिटरीज, जैसे कि अभी दिल्ली है, चंडीगढ़ है, उस समय ये चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस 4 थी, और 292 ऑलमोस्ट एक ब्रिटिश इंडिया है, स्टेट्स कह सकते हैं, ठीक है। तो वेरियस प्रोविंसेस, जैसे कि मैंने बताया, 93 वर नॉमिनेटेड, वहाँ से नॉमिनेट होकर कोई भी राजा अपने यहाँ का कोई भी सिलेक्टेड बंदा नॉमिनेट करके भेज सकता था। तो 4 जो चीफ कमिश्नर एरियाज थे वो थे दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कॉर्ग एंड ब्रिटिश अजमेर, मारवाड़, कॉर्ग एंड ब्रिटिश बलूचिस्तान, ठीक है। तो इसमें क्या था, इन दिस सिलेक्टेड मेंबर्स कुछ तो पार्शियली इलेक्टेड थे, कुछ पार्शियली नॉमिनेटेड थे, ठीक है। तो 3 कैटेगरीज में डिवाइड हुई इलेक्टेड सीट्स, मुस्लिम, सिख और जनरल। जनरल में मुस्लिम, सिख के अलावा और जितनी भी माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ थी, हिंदू थे या जो अदर जो भी थी कम्युनिटीज़, वो सारी आती थी, और मुस्लिम और सिख की अलग थी। 3 कैटेगरीज बनाई गई थी, ठीक है। अब आता है, अब इसमें इलेक्शन कैसे हुआ था? इलेक्शन हुआ था STV, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसके रिलेटेड हमारे यूपीएससी में क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। तो द मेंबर्स ऑफ ईच कम्युनिटी सिलेक्टेड द मेंबर्स बाय द मेथड ऑफ STV, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स फॉर नॉमिनेटेड बाय हेड ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। तो जो हेड थे, जैसे कि मैंने अभी बताया था, राजा रहते थे, वो अपना कोई भी बंदा उस स्टेट का, प्रिंसली स्टेट का नॉमिनेट करके भेजता था, जो कि रिप्रेजेंट करेगा उस प्रिंसली स्टेट को। तो फर्स्टली जब इलेक्शन हुए, उन सारे जैसे कि इलेक्शन हुए, उस जो डेट रही थी वो थी, जो इलेक्शन हुए थे जुलाई अगस्त 1946 में, ठीक है। बट ये जो थे इनडायरेक्ट इलेक्शन थे। इनडायरेक्ट इलेक्शन कैसे? क्योंकि इनमें इनकी कम्युनिटी के लोग ही सिलेक्ट करते थे कि हमें किसको वोट देना, अपनी अपनी कम्युनिटीज़ को ही वोट दे रहे थे। द मेंबर्स वर टू बी इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज हु देमसेल्व्स वर इलेक्टेड। अब जब आफ्टर इलेक्शन 296 मेंबर्स थे, उसमें 208 तो गए इंडियन नेशनल कांग्रेस में, 73 हुए मुस्लिम्स, 15 हुए जनरल, ठीक है। इसमें अराउंड 1 सीट के बराबर थे 10 लाख लोग, ठीक है। नेक्स्ट है 93 सीट्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स वर नॉट फिल्ड, बट राजा महाराजाओं ने अपना कोई भी बंदा वहाँ से नहीं भेजा रिप्रेजेंट करने के लिए अपने स्टेट को, क्योंकि राजा महाराजा सोचते थे कि भाई हम राजा हैं तो हमें बुलाया जाए, ऐसे हम किसी को भी भेजते हैं वो वहाँ जाके क्या बोल के आ जाए, क्या करना पड़े, तो हमें उसका डिसाइड किया हुआ काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस समय राजा महाराजाओं में ईगो रहता था कि हमें बुलाओ तो ठीक है, नहीं तो हम किसी को अपनी तरफ से नहीं भेजेंगे। तो इस तरह से वहाँ पर 93 सीट्स खाली रही थी, ठीक है। तो इन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑल द इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ ऑफ इंडिया, तो जब उस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में सारी पर्सनालिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही थी एक्सेप्ट महात्मा गांधी एंड मोहम्मद अली जिन्ना,
ठीक है। तो जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन गई तो मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या डिमांड की कि हमें हमारा अलग देश चाहिए, हमें हमारा मुस्लिम्स का अलग देश चाहिए जहाँ पर हम अपना देश फॉर्म करेंगे, हमें मतलब इसमें नहीं रहना। तो भाई सब लोग बोले कि ठीक है भाई, तुम्हारा अलग देश दिया जाएगा। ठीक है। जब न्यू कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी तो उसमें टोटल जो 389 मेंबर्स थे उसमें से 90 मुस्लिम्स ने रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि उनको अपनी अलग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनानी थी मुस्लिम्स की, जो कि पाकिस्तान देश के लिए थी। तो उसमें से टोटल 389 मेंबर्स जो थे उसमें से 90 ने जब रिज़ाइन कर दिया तो 299 मेंबर्स बचे। ठीक है। तो फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वो जो हेल्ड हुई वो हुई 9 दिसंबर 1946 में। ठीक है। अब आता है फर्स्ट, जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन गई, ठीक है, उसकी जो फर्स्ट मीटिंग रही, फर्स्ट मीटिंग में जो टेम्परेरी प्रेसिडेंट रहे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा रहे। ठीक है। ठीक आफ्टर 2 दिन बाद, जैसे कि अब तुम ये मान लो 9 दिसंबर को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी, उसमें टेम्परेरी प्रेसिडेंट बना दिया कि सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बनाया गया, उनको रिप्लेस करके। वाइस प्रेसिडेंट रहे एस सी मुखर्जी, एडवाइज़र ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली रहे डॉक्टर बी एन राव। ठीक है। फिर उसी के बाद जवाहरलाल नेहरू लेकर आए ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कुछ नहीं था, उसमें जस्ट इतना था कि उन्होंने एक रफ स्ट्रक्चर तैयार किया था अपने कॉन्स्टिट्यूशन का कि अपने वो देश को किस तरह से चलाना है। उसमें एक फ़िलॉसफी थी, फंडामेंटल राइट्स थे, फंडामेंटल चीज़ें थी जो कि बेसिक थी। पूरा वो था कि अब उन्होंने किस तरह से अपने को जो फॉर्मेशन होगा अपना कॉन्स्टिट्यूशन का वो किस तरह से जाएगा, उसकी स्टेप्स क्या रहेंगी। ठीक है। तो 13 दिसंबर 1946 को उन्होंने लाया। तो उन्होंने कहा भाई उन्होंने भाई सारे मेंबर जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में इलेक्टेड थे उन्होंने कहा कि देखो भाई, मैं ये एक रफ स्ट्रक्चर लाया हूँ, इसका नाम ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है, इसको हम पढ़ेंगे और इसको सभी लोग देख लो। अगर सभी लोग इसको इससे राजी होते हो तो हम इसके अकॉर्डिंग अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो फॉर्म करेंगे। तो सभी ने बोला ठीक है। तो फिर सभी लोग ये भी पूछने लग गए ठीक है, हम इसको करेंगे लागू, लेकिन आप मुझे ये भी तो बताइए इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के अंदर क्या क्या है। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में क्या क्या चीज़ें थी मैं बता देता हूँ। 8 पॉइंट्स मेन है। फर्स्ट पॉइंट में है कि अपना देश इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक रहेगा और हम अपना फ्यूचर गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाएंगे। यानी कि इन शॉर्ट ये कह दो कि हम हमारे देश को इंडिपेंडेंट बनाएंगे और हम खुद के कानून और खुद का लॉ बनाएंगे। कल को कोई भी देश आके हमें ये ना कहे कि कोई भी आता है और कहेगा कि तुम्हें ये करना है तो हम उसकी नहीं सुनेंगे, हम अपना देश इंडिपेंडेंट बनाएंगे। ठीक है। हर एक चीज़ अपने अकॉर्डिंग चलाएंगे। दूसरे पॉइंट में था कि हमारी जो स्टेट्स हैं जिनको हम ब्रिटिश इंडिया कहते हैं या यूनियन टेरिटरीज़ होंगी, उनमें जो भी हम कितने स्टेट्स बनाएंगे, कितने स्टेट्स को तोड़ेंगे, एक स्टेट में कितनी जगह रहेगी, वो सारी चीज़ें हम डिसाइड करेंगे। कोई भी बाहर का आके हमें इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है। सेम ब्रिटिश बाउंड्रीज़ हैं या फिर जो भी टेरिटरीज़ की, जो भी ब्रिटिश इंडिया की, उनको हम अपने अकॉर्डिंग हटाएंगे, बढ़ाएंगे। ठीक है। और ब्रिटिश इंडिया को हम इंडियन स्टेट्स कहेंगे अब। ठीक है। चौथा पॉइंट है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वी सर्व आवर कंट्री अकॉर्डिंग टू आवर लॉज। मतलब हम खुद के कानून बनाएंगे, खुद के किसी की इंटरफेरेंस नहीं चाहेंगे, खुद के लॉ और रूल्स रेगुलेशंस बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग अपने देश को रन करेंगे। पाँचवें पॉइंट में कहा है कि हर सिटीज़न को, इस देश के हर नागरिक को जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल इक्वल स्टेटस दिया जाएगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी बिफोर द लॉ ऑफ फ्रीडम। उसके थॉट्स, उसके एक्सप्रेशन, उसकी बिलीफ, उसके फेथ, उसकी वर्शिप, वोकेशन, एसोसिएशन एंड एक्शन सब्जेक्ट टू लॉ एंड मोरालिटी। मतलब उसके बिलीफ, एक्सप्रेशन, थॉट्स, लॉ ऑफ स्पीच, मतलब राइट ऑफ स्पीच, इन सारी चीज़ों को उसकी रिस्पेक्ट दी जाएगी, इक्वल दर्जा दिया जाएगा। किसी को भी भाई मतलब लॉ बाद में, सबसे पहले उसके राइट्स होंगे अपनी चीज़ों को लेके। तो 5वें पॉइंट में था। 6th पॉइंट में ये था कि माइनॉरिटी, जैसे कि भीमराव अम्बेडकर उस वक्त क्या बोलते हैं, उनकी कास्ट जो रहती थी उसमें काफ़ी उन्होंने बहुत सारा सफ़र किया था, तो उन्होंने थोड़े माइनॉरिटीज़ को काफ़ी दर्जा दिया था। उस वक्त तो उन्होंने माइनॉरिटीज़ बैकवर्ड इन ट्राइबल एरियाज़ के लिए भी एक सेफ गार्ड शील्ड तैयार करी थी, उनके लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें, बैकवर्ड क्लासेस के लिए काफ़ी सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करी थी और काफ़ी उनको तवज्जो दी थी। ठीक है। उसके बाद फाइनली जब ये सारा उनका ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन उन्होंने अपना बताया लोगों को, तो सब लोगों ने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया था जनवरी 22, 1947 को। ठीक है। ये सारी चीज़ें थी। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ अपन ने क्या क्या पढ़ा।
कैबिनेट मिशन प्लान जो 1946 में आया, 3 लोग लेके आए, क्रिप्स, लॉरेंस, अलेक्जेंडर, ठीक है। उसमें टोटल उन्होंने मेंबर्स चुने 389 मेंबर्स में 296 ब्रिटिश इंडिया के थे, 93 प्रिंसली स्टेट्स के थे, ठीक है। 296 का इलेक्शन नीडेड था, बट प्रिंसली स्टेट में से नॉमिनेटेड थे, ठीक है। इलेक्शन उसमें नीडेड नहीं था। तो जब जो ब्रिटिश इंडिया थे उसमें से 292 इलेक्टेड हुए वेरियस प्रोविंसेस से, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से 4 रहे, 4 यानी कि जो 4 रहे थे वो एक यूनियन टेरिटरीज थी, 292 ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं स्टेट्स थे, ठीक है। उसमें से 4 जो यूनियन टेरिटरीज थी उनका नाम था दिल्ली, दूसरा अजमेर मारवाड़, तीसरा कॉर्ग एंड चौथा ब्रिटिश बलूचिस्तान, ठीक है। इसमें मतलब जो इलेक्शंस थे वो पार्शियली इलेक्टेड, पार्शियली नॉमिनेटेड थे, ठीक है। जो प्रोविंसेस थे उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, मुस्लिम, सिख, जनरल में हिंदू और ऑल अदर एक्सेप्ट मुस्लिम एंड सिख ऑल अदर कम्युनिटीज़ थी, ठीक है। चौथा हुआ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जिसमें कि हर उसकी कम्युनिटी का जो मेंबर्स रहेंगे वो अपने मेंबर को वोट देंगे एज अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसको एक्सप्लेन करें कि जैसे कि हमारे पास 4 ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। अगर मान लो चारों में हम ऐसा नहीं कि हम किसी को नहीं देंगे, हम अपना ट्रांसफ़र वोट जो वोट है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मान लो 4 लोग हैं, पहला है कोई भी ले लो, पहला मैं हूँ या दूसरे आप हो, तीसरा आपका दोस्त है, ठीक है। तो किसी ने अगर हम तीनों को वोट दिया तो पहले में अगर मैंने वोट दिया और वो नहीं जीता तो हम अपना वोट ट्रांसफ़र कर सकते हैं मेरे दूसरे नंबर पे। दूसरा बंदा भी अगर नहीं जीत पाया तो हम अपना वोट ट्रांसफ़र कर सकते हैं तीसरे पे, बट ये वोट ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट रहेगा, ठीक है। इसमें इलेक्शन जो हुए वो हुए जुलाई अगस्त 1946 में। इनडायरेक्ट इलेक्शंस थे और वो जो इलेक्शंस थे उनमें उनके मेंबर्स के द्वारा अपनी कम्युनिटी में चुने गए थे। आफ्टर इलेक्शन 296 मेंबर्स 3 कैटेगरीज में डिवाइड हुए, 208 मेंबर्स रहे इंडियन नेशनल कांग्रेस में, 73 रहे मुस्लिम में, 15 रहे जनरल में। तो जब इंडियन नेशनल कांग्रेस में 208 रहे तो मुस्लिम लोग जान गए थे कि हमारी कहाँ चलेगी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की चलाई जाएगी। तो उसी में मुस्लिम से और उस एक और चीज़ बात है, उसमें एक सीट के बराबर लगभग 10 लाख लोग थे, ठीक है। तो 93 सीट्स ऑफ प्रिंसली स्टेट थे, बट वो इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से दूर रह रहे थे क्योंकि वहाँ के राजा ये चाह रहे थे कि उन्हें प्रायोरिटी दी जाए, ना कि वहाँ के किसी बंदे को उनको नॉमिनेट करके भेजा जाए, ठीक है। तो उस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में सभी लोग थे, सारी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ मेंशन अवेलेबल थी वहाँ पर, बट महात्मा गांधी एंड मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने अलग देश की डिमांड करी, पाकिस्तान, ठीक है। उनको पाकिस्तान के लिए उनकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई गई, बट इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी उसमें से जो टोटल 389 मेंबर्स थे, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनने के लिए 90 मुस्लिम्स ने रिज़ाइन दे दिया, तो ऑलमोस्ट 299 लोग बचे अपनी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। उसके बाद अपनी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग रही, वो रही 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा टेम्प्रेरी प्रेसिडेंट बनाए गए, बट आफ्टर 2 डेज, जस्ट 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। वाइस प्रेसिडेंट एच.सी. मुखर्जी रहे, एडवाइज़र ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली रहे डॉक्टर वी.एन. राव, ठीक है। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लेके आए। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में क्या था कि भाई हम अपने देश को एक रफ स्ट्रक्चर रहेगा जिसको सभी लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद अगर वो राजी होते हैं, वो रेडी होते हैं तो हम इसको अप्लाई करेंगे, इसके अकॉर्डिंग अपने देश को बनाएंगे, अपने देश के कानून को बनाएंगे, ठीक है। उसमें ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में क्या था कि भाई हमारा देश इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक रहेगा, इसमें फ्यूचर गवर्नेंस और कॉन्स्टिट्यूशन हम अपने अकॉर्डिंग चलाएंगे, ठीक है। अपनी जो यूनियन टेरिटरीज रहेंगे, इंडियन स्टेट्स रहेंगे, सच अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया रहेंगे और आउटसाइड इंडिपेंडेंट रहेंगे, सॉवरेन इंडिया शैल बी यूनियन, ठीक है। हर एक स्टेट की बाउंड्रीज, किसको कितनी बाउंड्री कम करनी है, कितनी बढ़ानी है, कितने स्टेट्स को कितने में ब्रेक करना है, कितने में 10 स्टेट चाहिए, 15 चाहिए, हम उसको अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे। चौथे में था कि भाई according to law constitution we serve our country according to our laws, no one is interfere our country, we are run according to our rules and regulations। और जो 5वां था कि भाई जस्टिस सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, हर पीपल हर सिटीज़न को मिलेगा, इक्वल स्टेटस मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसको, और उसको बिफोर द लॉ फ्रीडम ऑफ थॉट्स उसको रहेंगे, एक्सप्रेशन रहेगा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ बिलीफ, फ्रीडम ऑफ फेथ, वर्शिप, वोकेशन, एसोसिएशन एंड एक्शन, ये सारी चीज़ें रहेंगी, उसकी रिस्पेक्ट की जाएगी, ठीक है। इसी के साथ 6 था, उसमें माइनॉरिटीज़, बैकवर्ड और बैकवर्ड क्लासेस, ट्राइबल एरियाज़ को उनका सेफ गार्ड प्रोवाइड किया जाएगा। तो फाइनली जब ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू सबको दिया पढ़ने को, जब सबने उसको पढ़ लिया तो सब लोग उस रेजोल्यूशन से एग्री थे और उसको एक्सेप्ट किया गया, अनएनिमसली अडॉप्टेड किया गया 22 जनवरी 1947 को। तो ये थी टोटल हमारी पीपीटी। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकता है, उसको मैं
कभी लाइव रहा या फिर कभी एक सेशन लूँगा वीडियो कॉल पे, जिस पे हर एक क्वेश्चंस को पढ़ के नोट डाउन करके उसको उसका जवाब दिया जाएगा, बेटर तरीके से उसको समझाया जाएगा। तो सभी लोग कमेंट भी करें, किसी कोई दिक्कत है, किसी कोई वर्ड के बारे में जानना है, किसी को बेसिकली वैसे गूगल कर सकते हो, अगर नहीं भी आती चीज़ें समझ में तो मैं उसको एक्सप्लेन भी कर दूँगा, अगर आपको कोई डाउट रहता है या कुछ चीज़ रहती है। बट मैं भी थोड़ा सा स्लोली चल रहा हूँ, बहुत फास्ट नहीं है, बट मैं कह सकता हूँ मैं बहुत शॉर्ट समरी में लेकर चल रहा हूँ, ताकि आपको बहुत ज़्यादा लंबे लंबे वीडियोस ना देखने पड़े, आपको क्विक रहे। तो इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट और थोड़ा सा शॉर्ट पीपीटी या शॉर्ट एक्सप्लेनेशन रख रहा हूँ। मेन चीज़ है अपने को मेन चीज़ें पता चलें कि कौन सी डेट को क्या क्या हुआ, किस किस तरह से किसने क्या एक्सप्लेन किया था। तो यही रहा अपना लास्ट वीडियो, लास्ट बट नॉट लीस्ट। तो इसी आगे हम नेक्स्ट वीडियो पे आएंगे, उसमें भी हम बहुत सारी चीज़ें, ड्राफ्टिंग कमेटी और भी बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। तो थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सब्सक्राइब करना मत भूलिए प्लीज़, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ, थोड़ा सा मेरे में मोटिवेशन आए, तो मैं और भी अच्छे तरह से आपको पीपीटीज़ या हो सकता है मैं डिजिटल पैड या उन सब चीज़ों से भी आपको थोड़ा पढ़ाने की कोशिश करूँगा। बट थोड़ा सा सपोर्ट करो प्लीज़ गाइज़। थैंक यू, हैव अ गुड डे।